ट्रंप पाकिस्तान पे मेहरबान क्यों हैं और भारत पे बरम क्यों हैं। तो साजिद तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच साफी साहब। ये बताइए कि आप जब उस वक़्त आपने ट्रंप का इंतखाब किया था, हमें बड़ा अजीब लग रहा था, तो उस वक्त क्या खूबी आपको नज़र आई थी और क्या आप इसको पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे? देखें, दो चीज इसके पीछे एक तारीखी पॉइंट भी अर्ज करना चाहूंगा कि जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में होता है, हमेशा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके जितने एलाइज होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। पेंटागन को स्ट्रांग किया जाता है, आर्मी का मोराल बूस्ट किया जाता है, डिफेंस पे बजट जो है वो बढ़ाया जाता है। तो दर हकीकत ये एक हकीकत थी। और उसके बाद क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, और अमेरिका में ट्रेंड देखा गया, जिस तरह बाइडन को देखें, हिलरी क्लिंटन को देखें, कि लोग इन्होंने जमहूरियत को एक फ्रेंचाइज बना दिया। जो बाइडन 50 साल से सियासत में थे, मेरे ख्याल में इट वाज टू मच एक्सपीरियंस। उसके अंदर आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, आप उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाते हैं जिनके साथ आप 50 साल डील करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो लॉबीज फर्म्स हों। तो ये मेरे ख्याल में जमहूरियत की एक कमजोरी थी। और उसमें मुझे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब नजर आए, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बल्कि मैं बार बार ये कहता था कि जो बाइडन या कई और लोग, हिलरी क्लिंटन वगैरह ने सियासत में आके पैसा बनाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पैसा बनाकर सियासत में आए, जो कि एक सही तरीकाकार था। और मैं इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ रहा हूं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं। मैं 15 साल से तकरीबन उनके साथ हूं। इस वक्त मुझे ये एजाज हासिल है, मैं कह सकता हूं कि मेरे ख्याल में मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से हूं जो कि उनकी तीनों कैंपेन के अंदर काम करते रहे हैं, उनके साथ सफर करते रहे हैं, उनके माइंडसेट को पढ़ सकता हूं, फोरकास्ट कर सकता हूं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा नॉलेज है वर्सेस एनीबडी एल्स। अच्छा, आप उनके मिजाज शनास हैं, तो ये वो इतने सीमा सिफत क्यों हैं? कभी एक तरह एक्सट्रीम का बयान दे देते हैं, कभी दूसरी एक्सट्रीम का बयान दे देते हैं। ये उनकी एक अपना एक चाल होती है, उनकी अपनी तरीक़ा वारदात है, या कि इसकी वजह कोई और है? इसमें आपने तकरीबन इस सवाल का आधा जवाब तो साबिर साहब आपने खुद दिया। आर्ट ऑफ डील उनकी बुक है। उनके बारे में अगर देखा जाए, सुबह मीटिंग हो तो शाम को वो अपने अपोनेंट जो हैं उनके खिलाफ प्रेशर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसकी वजह ये है, और दूसरा मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा, अब इस वक्त जो हालात हैं कि पिछले 4 साल, बल्कि 4 साल नहीं है, 12 साल की वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, और इस वक्त जितनी जंगें दुनिया के अंदर चल रही हैं, इस वक्त जो हालात हैं इस दुनिया के, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी कैंपेन के दौरान वादे करते रहे कि वो जंगों को रोकेंगे, वो चीजें कंट्रोल करेंगे। तो जब उसमें उनको नाकामी आती है तो फ्रस्ट्रेशन का इजहार होता है। देखिए, 12 साल का जो मैस है, जो एक 12 साल में जो चीजें क्रिएट की गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि अपने 4 सालों में उसकी सफाई कर पाएं। तो मेरे ख्याल में मुकाबला सख्त है, टाइम कम है। उसमें आप देखते हैं कि कई दफा वो जिग जैग फ्लिप फ्लॉप करते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी होता है। आपने देखा होगा, कभी वो पुतिन की तरफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी ईरान, भारत, इजराइल की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो दर हकीकत ये भी उनकी एक तो नेगोशिएशन स्किल है, उसका हवाला है, और दूसरा फ्रस्ट्रेशन भी है इसमें। अच्छा, तो बाज़ लोग उनको इसलिए बेवफा समझते हैं कि उनके दोस्त और दुश्मन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ये एलन मस्क उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। उनके साथ क्या हुआ? देखिए, इलान मस्क, बल्कि इस तरह के कई इश्खास हैं। मैं क्योंकि 15 साल में मैंने कई लोगों को आते देखा, जाते देखा, कई लोगों को छोड़ते देखा, पार्टियां चेंज करते देखा। इलान मस्क के हवाले से सबसे बड़ी बात तो यह है कि इलान मस्क अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सब्सिडी रिसीव कर रहे थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका फर्स्ट के हवाले से अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए फैसला किया, और उन्होंने कहा कि मैं इस सब्सिडी को खत्म करूंगा। दूसरा, नासा के हवाले से, नासा जो कि एयर स्पेस इदारा है अमेरिका का, इलान मस्क उसमें अपने किसी अजीज को, अपनी, क्योंकि खुद भी स्पेस के अंदर वो काफी जा चुके हैं, काफी इन्वेस्टमेंट है वहां, वो चाहते थे कि अपने किसी मनपसंद आदमी को अपॉइंट करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसकी बात भी नहीं सुनी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तो एज के हवाले से, और दूसरा आपने देखा होगा रिपब्लिकन ज्यादातर पैट्रियटिज्म उनके अंदर जो है वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने
उनकी उनकी बात नहीं सुनी, और उसके बाद कई और छोटी छोटी चीजें आई। और इलान मस्क के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी भी ADHD है, और उनके 11-12 बच्चे मुख्तलिफ खवातीन से हैं, तो इतनी स्टेबल पर्सनैलिटी उनकी भी नहीं है। उसमें सिर्फ आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्लेम नहीं कर सकते। आजकल की देखा जाए, JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कोशिश कर रहे हैं कि इलान मस्क को वापस कैंप में लाया जाए। अब देखें कब तक वो कामयाब होते हैं। लेट्स सी। अच्छा, ये पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो हम सब ये कहते थे कि चीन की कंटेनमेंट पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों का इत्तेफाक है, और पाकिस्तान चीन का करीब तरीन दोस्त है। तो उसके होते हुए क्या वो ये जो ट्रंप पाकिस्तान पे मेहरबान हुए हैं, तो क्या वो चीनी फैक्टर दरमियान से निकल गया है? जिसमें साफी साहब, मैं दो फैक्टर में अर्ज करना चाहूंगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में मुसलसल इस बात का यादा करते रहे वो कि अगर वो प्रेसिडेंट होते, बाइडेन की जगह रशिया चाइना अलायंस ना होने देते। अपनी उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि किसी तरीके से अपने आने वाले दिनों में, जो जब व्हाइट हाउस में आए तो पहले 100 दिनों के अंदर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि चाइना रशिया अलायंस जो है उसको तोड़ा जा सके। जब उसमें वो खातर खा उनको इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो प्लान बी पर आए हैं। इस वक्त आपने देखा होगा, इसी के साथ कड़ी जुड़ती है कि कल पुतिन साहब के साथ मुलाकात उनकी हुई। तो मेरे ख्याल में, मैं हमेशा प्रेडिक्ट करता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्लान बी योल्टा 2 होगा। योल्टा 2 क्या है कि तीनों सुपर पावर्स, जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, वो मिलके अपने अपनी हदूद का तयन करेंगे, अपने अपनी टेरिटोरीज का तयन करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। मेरे ख्याल में वो ट्रेड की तरफ जाएंगे। अर्ज करना चाहूंगा कि कल भी जो पुतिन साहब के साथ उनका वफ्द आया था, उसमें एक भरपूर तादाद बिजनेसमैन थे उनके साथ। दोनों जो वफूद मिले, उनके सेक्रेटरी कॉमर्स, तिजारत के वजीर उनके साथ थे। तो मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज, कि चाइना को ग्रोथ की गुंजाइश दी जाएगी, CPEC को बर्दाश्त किया जाएगा, अपने अपने इलाकों का तयन किया जाएगा, और उन्हीं हदूद के अंदर रह के तीनों सुपर पावर्स ट्रेड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एक उसका पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो मैं अर्ज करना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जब तीन उन्होंने अभी तक अमेरिका के अंदर, 2 अमेरिका के अंदर और 1 ब्रसल के अंदर उन्होंने इंटरेक्ट किया डायस्पोरा के साथ, और मुझे शर्फ हासिल था कि उसमें तीनों के अंदर आई वाज अ स्पीकर। मैं अपने फील्ड मार्शल साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब, मैं उनके साथ भी इस सारे सफर के साथ सफर करता रहा हूं, उनके माइंडसेट को भी पढ़ने की कोशिश करता रहा हूं। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि 10 मई जो है, 14 अगस्त एक हमारी एक हकीकत है। उस दिन हम आजाद हुए। हम उससे आजाद, हिंदुओं की सुपरमेसी से आजाद हुए। उसके बाद हम ब्रिटिश रूल से आजाद हुए। 2 नेशन थ्योरी, जो मैं खुद उसके बारे में कभी क्रिटिकल रहा हूं, आज मैं उस पर बिल्कुल, 10 मई के बाद मेरा बिल्कुल डिफरेंट तजर्बा था। लेकिन पाकिस्तान इज अ न्यू पाकिस्तान आफ्टर May 10th। May 10th के बाद आपने प्रूव किया कि, मैं समझता हूं मिरेकल। मैंने अगले दिन अपनी ब्रसल्स के अंदर स्पीच भी यहीं से शुरू की थी कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साफी साहब, मैं चाहे नेपोलियन हो, चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे गेंगिस खान हो, चाहे हिटलर हो, इनकी वार प्लानिंग के बारे में पढ़ता रहा हूं। लेकिन कमाल ये हुआ है 10 मई को, $81 बिलियन साल का बजट एक कंट्री का, और आपका $9 बिलियन सालाना। उसके बाद एक आर्मी 16 लाख और दूसरी आर्मी 7 लाख। ये मिरेकल उस दिन जो हुआ है, उसके बाद आप दुनिया की नजरें खुल गई हैं। आने वाले दिनों में दुनिया के वार कॉलेजेस के अंदर आपकी मिलिट्री डिफेंस के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप दोनों सुपर पावर्स के साथ एक्सीलेंट। बल्कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने अपने दौरे में टेम्पा फ्लोरिडा में कहा था कि आर फॉरेन पॉलिसी, हम जिस तरीके से उसको बैलेंस कर रहे हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए हाउ टू बैलेंस द रिलेशनशिप इन बिटवीन चाइना और अमेरिका। मैं जब टेम्पा में था उस वक्त 3 आपके फेडरल मिनिस्टर, जिसमें आपके मोहसिन नकवी साहब थे, उसमें आपके औरंगजेब साहब थे, सालक साहब थे, वो वॉशिंगटन DC में थे, और उससे थोड़ा 1 वीक पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब चाइना में थे। तो इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी वेल बैलेंस। मेरे ख्याल में द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द रिकैलिब्रेशन जो हो रही है, उसमें हर चीज पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। बट यू हैव अर्नड इट। आपने दुनिया में साबित किया है कि वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वी हैव अ फ्यूचर, वी कैन स्टिल प्रूव, वी कैन स्टिल राइज। तो उसके बाद ये चीजें चेंज हुई हैं, और आप मजीद देखेंगे आने वाले दिनों में एक सबसे बड़ी कामयाबी
टैंपा के दौरे के बाद, सेंटकाम के दौरे के बाद BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना आप उसका पहली कामयाबी थी, उसका पहला फ्रूट था। लेकिन आप मजीद देखेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मजीद दरवाजे खुलते जाएंगे। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक पूरा कंप्रीहेंसिव प्लान दिया था, विजन 2030। डायस्पोरा को बताया था कि किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल के जरिए और उसके बाद जो रेकोडेक के जो माइनिंग है उसके साथ किस तरीके से हमारे कर्जे उतरेंगे, हम किस तरीके से G20 का हिस्सा बनेंगे 2030 तक, और किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब की विजन है कि बाय 2047 पाकिस्तान विल बिकम अ पार्ट ऑफ G10। तो मैं समझता हूं कि इट इज रिमार्केबल लीडरशिप, इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट एंड फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान।